तो आज हम बात करने वाले हैं डेटाब्रिक्स के बारे में। हमारे पास इससे जुड़े कई बेहतरीन स्रोत हैं और इन्हें पढ़कर एक बात तो साफ है, आज की जो कंपनियां हैं वो डेटा के समंदर में तैर तो रही हैं, पर उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं वो इसमें डूब न जाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक ई कॉमर्स कंपनी है A2Z। हाँ, जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल। अब उनके पास ग्राहकों का, सेल्स का, वेबसाइट का इतना ज्यादा डेटा आ रहा है कि उनके जो पुराने सिस्टम्स हैं वो जवाब दे रहे हैं। मतलब डैशबोर्ड फ्रीज हो रहे होंगे, रिपोर्ट्स टाइम पर नहीं आ रही होंगी। एकदम वही। जो जरूरी रिपोर्ट्स मैनेजमेंट को चाहिए वो हफ्तों बाद मिल रही हैं। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की रफ्तार की बात नहीं है ना? इन स्रोतों में एक और बहुत बड़ी समस्या का जिक्र था, टीमों के बीच की दीवारें। हाँ, डेटा इंजीनियर अलग टूल यूज कर रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट अलग, और एनालिस्ट अपनी ही दुनिया में है, कोई तालमेल ही नहीं है। और इसी तालमेल की कमी का नतीजा एक बहुत चौंकाने वाले आंकड़े में दिखता है जो इन स्रोतों में दिया गया है। हाँ, वो 87% वाला। जी, लगभग 87% मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स कभी प्रोडक्शन तक पहुंच ही नहीं पाते। ये आंकड़ा तो सच में हैरान करने वाला है। मतलब कंपनियां इतना पैसा, इतना समय लगाती हैं और 10 में से लगभग 9 प्रोजेक्ट बस फाइलों में ही दबे रह जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बिजनेस प्रॉब्लम है, सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं। सही बात है। और बस इसी चुनौती को हल करने के लिए डेटाब्रिक्स बनाया गया। अच्छा। ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है। मतलब डेटा से जुड़ा हर काम, इंजीनियरिंग, साइंस, एनालिसिस, सब कुछ एक ही जगह पर। और सबसे दिलचस्प बात, इसे उन्हीं लोगों ने बनाया जिन्होंने अपाचे स्पार्क को बनाया था। बिल्कुल, जो कि बिग डेटा प्रोसेसिंग का एक बहुत ही शक्तिशाली ओपन सोर्स इंजन है। तो आज हमारा मिशन यही है, हम इन स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेटाब्रिक्स आखिर है क्या, ये इतना शक्तिशाली क्यों है और ये असल में काम कैसे करता है। हाँ, इसके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे आर्किटेक्चर, स्पार्क क्लस्टर और लेक हाउस, उनको आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए। ठीक है, तो A2Z कंपनी की समस्या को हल करने के लिए हमें पहले उस इंजन को समझना होगा जो इस सबके पीछे है। इन सभी स्रोतों में एक नाम बार बार आया है, अपाचे स्पार्क। ये क्या है और डेटाब्रिक्स से इसका क्या लेना देना है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। अच्छा। एक शादी का। अच्छा। मान लीजिए आपको एक शादी में 2000 पूड़ियां बनानी है। अगर एक अकेला शेफ ये काम करने बैठे तो उसे शायद 4 घंटे लग जाएंगे। बिल्कुल, और तब तक तो आधे मेहमान जा चुके होंगे। सही बात है। लेकिन अगर आप वही काम 4 शेफ को दे दें तो वे सब मिलकर इसे 1 घंटे में ही कर सकते हैं। हाँ, काम बढ़ जाएगा। सही। हर शेफ 500 पूड़ियां बना रहा है, लेकिन काम एक साथ हो रहा है। इसी को डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कहते हैं। एक बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर एक साथ पूरा करना। तो स्पार्क डेटा की दुनिया का वही हलवाई है, जो बड़े डेटा के काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर एक साथ कई कंप्यूटरों पर प्रोसेस करता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्पार्क एक ऐसा ही कंप्यूटिंग इंजन है। ये बड़े डेटा के काम को छोटे छोटे टास्क में तोड़ता है और उन्हें कई कंप्यूटरों में, जिन्हें हम नोड्स कहते हैं, बांट देता है। और ये सारे नोड्स फिर एक साथ काम करते हैं। हाँ, जिससे काम बहुत तेजी से होता है। और ये हडूप जैसे पुराने सिस्टम से कई ज्यादा तेज है, क्योंकि ये अपना ज्यादातर काम डिस्क की जगह कंप्यूटर की मेमोरी यानी रैम में करता है, जो बहुत फास्ट होती है। ठीक है, तो स्पार्क वो 4 शक्तिशाली शेफ हो गए जो पूड़ियां बना रहे हैं। पर अगर शेफ तो मिल गए, लेकिन टेंट वाला, लाइट वाला, केटरर, इन सबको कौन मैनेज करेगा? यहीं पर मुझे लगता है डेटाब्रिक्स की कहानी शुरू होती है। बहुत अच्छा कनेक्शन बनाया आपने। आप चाहें तो शादी की सारी तैयारी खुद कर सकते हैं। हाँ, सबसे अलग अलग बात करें, हर चीज का हिसाब रखें, बहुत सिरदर्दी है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसे सेल्फ होस्टिंग कहते हैं। ये बहुत मुश्किल है और इसमें बहुत मैनेजमेंट लगता है। या फिर आप एक इवेंट प्लानर को हायर कर सकते हैं। एकदम सही। डेटाब्रिक्स वही इवेंट प्लानर है। ये एक मैनेज सर्विस है। ये आपके लिए स्पार्क क्लस्टर का सारा सेटअप, उसे जरूरत के हिसाब से छोटा बड़ा करना यानी स्केलिंग, और उसका पूरा मैनेजमेंट सब खुद करता है। हाँ, आपको बस अपने काम पर यानी डेटा से इंसाइट निकालने पर फोकस करना होता है। ये स्पार्क इंजन के ऊपर बनी एक मैनेजमेंट लेयर है जो सारी झंझट खत्म कर देती है। अच्छा, तो ये सिर्फ सेटअप ही में नहीं करता, बल्कि जब मेहमान बढ़ जाएं तो ये अपने आप और कुर्सियों और प्लेटों का इंतजाम भी कर लेता होगा। मतलब ऑटो स्केलिंग। बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कितने कंप्यूटर चाहिए, वो अपने आप मैनेज हो जाता है।
तो डेटाब्रिक्स उस वेडिंग प्लानर की तरह है जो स्पार्क इंजन को मैनेज करता है। लेकिन शादी के लिए एक अच्छी जगह भी तो चाहिए। इसी से जुड़ा एक शब्द इन आर्टिकल्स में बार बार आया, लेक हाउस। ये क्या चीज है? लेक हाउस आप समझिए दो अलग अलग दुनियाओं का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, डेटा लेक और डेटा वेयरहाउस। ओके। एक डेटा लेक एक बड़े तालाब की तरह है जहां आप हर तरह का डेटा, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, किसी भी फॉर्मेट में सस्ते में स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत लचीला होता है, पर गंदा और अव्यवस्थित हो सकता है। हाँ, और डेटा वेयरहाउस एक लाइब्रेरी की तरह है, सब कुछ साफ सुथरा, व्यवस्थित और एनालिसिस के लिए तैयार। लेकिन महंगा और सख्त नियमों वाला। बिल्कुल। लेक हाउस आपको डेटा लेक की फ्लेक्सिबिलिटी और कम लागत देता है, और साथ ही डेटा वेयरहाउस की विश्वसनीयता और परफॉर्मेंस भी। मतलब एक ही जगह कच्चा डेटा रखो और उसे साफ करके एनालिसिस के लिए तैयार भी करो। ये लेक हाउस वाला आइडिया तो बहुत शक्तिशाली लगता है। पर इससे पहले कि हम उसमें डेटा डालें, जरा उस इंजन के अंदर झांक कर देखते हैं। आपने बताया कि स्पार्क काम को कई कंप्यूटरों में बांट देता है। ये जो क्लस्टर शब्द है, ये असल में दिखता कैसा है? इसे एक कंप्यूटर लैब के उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए आपकी कॉलेज की कंप्यूटर लैब में 30 कंप्यूटर हैं। ठीक है। अगर हम उन सभी 30 कंप्यूटरों की प्रोसेसिंग पावर को एक साथ जोड़ दें और उन्हें एक विशाल सुपर कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करें, तो उसकी ताकत कितनी ज्यादा होगी? बहुत ज्यादा। मेरे लैपटॉप से 30 गुना ज्यादा। और जरूरत पड़े तो हम और लैब्स भी जोड़ सकते हैं, 60 कंप्यूटर, 90 कंप्यूटर। बिल्कुल। पर इस 100 कंप्यूटरों की सेना को निर्देश कौन देता है? कोई अफरा तफरी तो नहीं हो जाती? बहुत अच्छा सवाल। यहीं पर स्पार्क का आर्किटेक्चर काम आता है। इन अलग अलग कंप्यूटरों को ही नोड्स कहते हैं और इनके समूह को क्लस्टर कहते हैं। ठीक है। इस क्लस्टर को चलाने के लिए 4 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है क्लस्टर मैनेजर। ये पूरे ऑपरेशन का मैनेजर है जो सारे रिसोर्सेज का हिसाब किताब रखता है। ओके। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ड्राइवर प्रोग्राम। ये इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग है। दिमाग। हाँ, जब आप अपना कोड सबमिट करते हैं तो ड्राइवर प्रोग्राम उसे लेता है, उसे छोटे छोटे कामों यानी टास्क्स में तोड़ता है और ये तय करता है कि कौन सा काम कब और किस नोड पर होगा। तो ड्राइवर प्रोग्राम एक तरह का ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर है जो खुद वायलिन नहीं बजाता, पर सबको बताता है कि कब और क्या बजाना है। क्या बेहतरीन एनालॉजी है, बिल्कुल सही। ड्राइवर खुद भारी काम नहीं करता, बस निर्देश देता है। और असल में काम कौन करता है? वो है वर्कर नोड्स। ये क्लस्टर की बाकी मशीनें हैं, यानी ऑर्केस्ट्रा के संगीतकार, जो कंडक्टर से निर्देश लेते हैं और डेटा को पैरेलल में प्रोसेस करने का भारी काम करते हैं। और इन वर्कर नोड्स पर चलने वाले प्रोग्राम? उन्हें एग्जीक्यूटर्स कहते हैं। ये वो असल प्रोसेस हैं जो वर्कर नोड्स पर चलते हैं और टास्क को पूरा करते हैं। तो संक्षेप में, ड्राइवर सोचता है और वर्कर करते हैं। तो अब हमारी A to Z कंपनी के पास ये शक्तिशाली क्लस्टर है। उनका ऑर्केस्ट्रा तैयार है, लेकिन उनका डेटा अभी भी बिखरा हुआ है। तो वो इस गंदे कच्चे डेटा को साफ सुथरे संगीत में कैसे बदलेंगे, जिससे मिनटों में रिपोर्ट बन सके? यहीं पर, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, मेडेलियन आर्किटेक्चर काम आता है। बिल्कुल। ये डेटा को साफ और बेहतर बनाने का एक बहुत ही सरल और असरदार तरीका है। इसका नाम मेडल से आया है, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। जैसे सोने को साफ किया जाता है? हाँ, वैसे ही डेटा को भी अलग अलग चरणों में सुधारा जाता है। इसकी 3 परतें होती हैं। ठीक है। तो पहली परत से शुरू करते हैं, ब्रॉन्ज। पहली है ब्रॉन्ज लेयर। यहाँ डेटा को ठीक वैसा ही रखा जाता है जैसा वो सोर्स से आया है, बिना किसी बदलाव के। ये बिल्कुल कच्चा रॉ डेटा है। मतलब अगर उसमें कुछ गलतियां या खाली वैल्यूज है तो वो भी वैसी रहेंगी। बिल्कुल। मान लीजिए A to Z कंपनी के वेबसाइट एनालिटिक्स डेटा में कुछ यूजर्स का टाइम स्टैम्प गलत है, तो वो यहाँ वैसा ही दिखेगा। ये एक तरह का लैंडिंग जोन है। अच्छा, इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि आपके पास हमेशा ओरिजिनल डेटा का रिकॉर्ड रहता है। कुछ गड़बड़ हो तो आप वापस जाके देख सकते हैं। समझ गए। इसके बाद आती है सिल्वर लेयर, जहां शायद सफाई का काम शुरू होता है। सही। सिल्वर लेयर में इस कच्चे डेटा को साफ किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और एक स्ट्रक्चर दिया जाता है। यहाँ गलतियां ठीक की जाती हैं, डुप्लीकेट हटाए जाते हैं। तो डेटा ज्यादा भरोसेमंद और उपयोगी हो जाता है। हाँ। A to Z कंपनी के लिए इसका मतलब होगा कि सिल्वर लेयर में उनके पास सभी ग्राहकों की एक साफ लिस्ट होगी, जिसमें डुप्लीकेट नाम नहीं होंगे और पते सही फॉर्मेट में होंगे। ठीक है। और आखिर में गोल्ड। हाँ,
गोल्ड लेयर, ये बिजनेस के लिए तैयार डेटा की परत है। यहाँ डेटा को और रिफाइन और एग्रीगेट किया जाता है ताकि उससे सीधे तौर पर बिजनेस से जुड़ी जानकारी निकाली जा सके। मतलब ये डेटा सीधे डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स में इस्तेमाल होता है। एकदम सही। जैसे हर यूजर द्वारा वेबसाइट पर बिताया गया औसत समय या हर महीने की कुल बिक्री। तो ब्रॉन्ज कच्चा माल, सिल्वर सेमी फिनिश प्रोडक्ट और गोल्ड वो चमक चमाता फाइनल प्रोडक्ट जो शोरूम में रखने के लिए तैयार है। आपने इसे पूरी तरह से समझ लिया है। यही इसका सार है। ये ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड का सिस्टम बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है। हमने शुरू में कहा था कि ये सब डेटा लेक के ऊपर बना है, जो कि बस फाइलों का एक ढेर होता है। फाइलों के ढेर में इतनी विश्वसनीयता कैसे आती है अगर दो लोग एक ही फाइल को एक साथ बदल दे तो? यहीं पे शायद डेटा लेक का जिक्र जरूरी हो जाता है। ये क्या है? डेटा लेक एक ओपन सोर्स स्टोरेज लेयर है जो आपकी डेटा लेक की फाइलों के ऊपर बैठता है और उसे एक असली डेटाबेस जैसी क्षमताएं देता है। अच्छा, तो ये क्या-क्या क्षमताएं जोड़ता है? स्रोतों में कुछ बहुत जरूरी फीचर्स का जिक्र है। हाँ, ये 3 बहुत जरूरी चीजें जोड़ता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है एसिड ट्रांजैक्शन। एसिड? हाँ, ये एक डेटाबेस की गारंटी होती है। इसका मतलब है कि डेटा में कोई भी बदलाव या तो पूरा होगा या बिल्कुल नहीं होगा, बीच में अधूरा नहीं छूटेगा। इससे डेटा के खराब होने का खतरा खत्म हो जाता है। दूसरा फीचर तो मुझे बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगा, टाइम ट्रेवल। क्या हम सच में डेटा में समय यात्रा कर सकते हैं? हाँ, एक तरह से कर सकते हैं। डेल्टा लेक डेटा के हर बदलाव का एक वर्जन इतिहास रखता है। जैसे गिट कोड का रखता है? एकदम वैसे ही। इसका मतलब है कि आप किसी भी पुरानी तारीख या वर्जन का डेटा देख सकते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो आप आसानी से पुराने वर्जन पर वापस जा सकते हैं। वाह! तो अगर A-Z का कोई एनालिस्ट गलती से कोई जरूरी डेटा डिलीट कर दे तो भी घबराने की जरूरत नहीं, उसे वापस लाया जा सकता है। ये तो एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। बिल्कुल। और तीसरा बड़ा फीचर है स्कीमा एनफोर्समेंट। इसका क्या मतलब है? ये सुनिश्चित करता है कि जो भी नया डेटा टेबल में आ रहा है वो पहले से तय किए गए स्ट्रक्चर या स्कीमा के मुताबिक हो। यानी ये एक तरह का क्वालिटी गेट कीपर है जी। जो गंदे या गलत फॉर्मेट वाले डेटा को सिस्टम में घुसने ही नहीं देता। सही कहा। अगर कोई गलत डेटा टाइप या कॉलम डालने की कोशिश करता है तो डेल्टा लेक उसे रोक देता है। इससे डेटा की क्वालिटी बनी रहती है। ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लग रहा है। मान लीजिए हमारी A to Z कंपनी का कोई डेटा इंजीनियर ये सुन रहा है और इसे आजमाना चाहता है। शुरुआत करने के लिए क्या रास्ता सुझाया गया है? हाँ, सीखने के लिए डेटाब्रिक्स का एक मुफ्त कम्युनिटी एडिशन है। लेकिन अगर कोई असली दुनिया का अनुभव लेना चाहता है तो सबसे अच्छा तरीका है किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट अज्योर या AWS पर अकाउंट बनाना। वहाँ मुफ्त ट्रायल और क्रेडिट्स भी मिलते हैं? जी, जिनसे आप सर्विसेज को इस्तेमाल करके देख सकते हैं। और प्रक्रिया सीधी है या और भी कुछ सेटअप करना पड़ता है? थोड़ा सेटअप तो करना पड़ता है। जैसे एज्योर का उदाहरण लें तो सबसे पहले एक मुफ्त एज्योर अकाउंट बनाएं। फिर एक रिसोर्स ग्रुप बनाएं जो आपकी सभी सर्विसेज के लिए एक फोल्डर की तरह काम करता है। ठीक है। फिर एक डेटा लेक स्टोरेज अकाउंट बनाएं जहां आपकी फाइलें असल में स्टोर होंगी। और आखिर में एज्योर डेटाब्रिक्स वर्कस्पेस सर्विस बनाएं और उसे स्टोरेज से कनेक्ट करें। एक और चीज जो मुझे बहुत जरूरी लगी वो है सुरक्षा। डेटा कंपनी का सबसे कीमती एसेट है, उसे सुरक्षित कैसे रखा जाता है? मुझे वो कॉलेज ID कार्ड वाला उदाहरण बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो एक बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। आपका डेटा लेक कोई पब्लिक पार्क नहीं है जहां कोई भी आ जा सके। वो एक सुरक्षित जगह है, जैसे कॉलेज कैंपस। हाँ। और डेटाब्रिक्स वर्कस्पेस को उस डेटा तक पहुंचने के लिए एक पहचान पत्र यानी ID कार्ड की जरूरत होती है। और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये ID कार्ड क्या है? ये ID कार्ड एक सर्विस प्रिंसिपल कहलाता है। ये एक तरह का एप्लीकेशन अकाउंट होता है जिसे आप बनाते हैं और उसे सिर्फ उतनी ही अनुमति देते हैं जितनी जरूरी है। अच्छा, जैसे सिर्फ डेटा पढ़ने की अनुमति पर डिलीट करने की नहीं? बिल्कुल। तो ये सर्विस प्रिंसिपल एक रोबोट कर्मचारी की तरह है जिसका अपना ID कार्ड है और उसे सिर्फ उतनी ही इजाजत है जितनी जरूरी है। और इसके क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम, पासवर्ड, उन्हें आप एज्योर की वॉल्ट जैसी सुरक्षित जगह पर रख देते हैं ताकि आपके कोड में कहीं भी कोई सीक्रेट सीधे सीधे ना दिखे। ये एक बहुत ही सुरक्षित तरीका है। तो आज हमने डेटा की उलझनों और साइलोज की दुनिया से निकलकर एक एकीकृत और शक्तिशाली प्लेटफॉर्म तक का सफर तय किया। हमने देखा कि डेटाब्रिक्स शक्तिशाली स्पार्क इंजन के लिए एक वेडिंग प्लानर की तरह काम करता है। हाँ, जो सारी मुश्किलों को संभाल लेता है। और ये लेक हाउस मॉडल और ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड आर्किटेक्चर के जरिए डेटा को कच्चे माल से एक कीमती प्रोडक्ट में बदलता है।
और डेल्टा लेक जैसी टेक्नोलॉजी इसे वो विश्वसनीयता और सेफ्टी नेट देती है जिसकी आज की कंपनियों को सख्त जरूरत है। बिल्कुल। और ये एकीकरण ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये डेटा इंजीनियर, साइंटिस्ट और एनालिस्ट सभी को एक ही माहौल में काम करने की सुविधा देता है। हाँ, उन दीवारों को तोड़ता है जिनके कारण 87% प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। और कच्चे डेटा से कीमती जानकारी निकालने की प्रक्रिया को बहुत तेज और आसान बना देता है। और अब श्रोताओं के लिए एक विचार, हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि अब एआई को सीधे डेटाब्रिक्स में जोड़ा जा रहा है, जैसे जीनी नाम का एक असिस्टेंट जो कोड और क्वेरी लिखने में मदद करता है। अच्छा। डेटाब्रिक्स ने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को सरल बनाया और अब एआई कोडिंग को सरल बना रहा है। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि 5 साल बाद एक डेटा प्रोफेशनल की भूमिका कैसी दिखेगी जब सेटअप और काम दोनों ही तेजी से ऑटोमेट हो रहे हैं।